अंगद और प्रीति दोनों फौरन शनाया के कॉलेज पहुंचते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि शनाया ने एग्जाम में चीटिंग की है। क्या? जी हाँ, शनाया ने आज की एग्जाम में कॉपी करने के लिए चिट्स लाए थे। जब एग्जामिनर को डाउट आया तो उन्होंने चेक किया और शनाया के पास से चिट्स निकले। ये सब क्या है शनाया? तुम तो इतनी स्कॉलर थी। 10th स्टैंडर्ड में तुम्हें 92% आए थे और आज जब तुम 11th के एग्जाम दे रही हो तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। हाँ शनाया, ये तुमने बहुत गलत किया है। सॉरी मम्मा, सॉरी पॉप्स। फिर शनाया की प्रिंसिपल प्रीति और अंगद से अकेले में कुछ बातचीत करती है। देखिए, शनाया पिछले कुछ दिनों से कॉलेज भी नहीं आ रही। बहुत से लोगों ने उसे कैफे और पार्क में अकेले देखा है। क्या? ये सब सुनकर तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारी शनाया ऐसे भी कर सकती है। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप दोनों का तलाक हो चुका है और आप दोनों के अलग होने के कारण ही शनाया पर इतना बुरा असर हो रहा है और इसीलिए वो अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रही। और मैं जानती हूँ कि आप दोनों अब एक साथ तो नहीं रह सकते, लेकिन मेरे ख्याल से आप दोनों शनाया के लिए अपनी लाइफ में थोड़ा समय तो निकाल ही सकते हैं और उसमें उसके साथ कुछ एक्टिविटीज कीजिए जो उसे पसंद हो। आई थिंक आप सही कह रहे हैं मैम। आप उनके साथ मूवी पर जाइए, शॉपिंग पर जाइए, जो जो एक्टिविटीज उसे पसंद है वो कीजिए। 24 घंटे के लिए ना सही, लेकिन दिन में कम से कम 1 घंटा तो उसके लिए निकाल ही सकते हो ना। फिर घर जाने के बाद वो दोनों शनाया को समझाने लगते हैं। देखो शनाया, तुम्हारी मम्मा और मैं अलग हुए हैं, लेकिन हम दोनों नहीं। मैं तुम्हारी मम्मा का हस्बैंड नहीं रहा, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारा पॉप्स हूँ। अरे तुम मुझे बस एक फोन कॉल करो, मैं तुम्हारे लिए झट से हाजिर रहूंगा। ओ शनाया बेटा, मुझे पता है कि ये सब बहुत मुश्किल है, लेकिन हम दोनों हैं ना तुम्हारे पास, हमेशा तुम्हारे साथ है। तो फिर तुम इतने दुखी क्यों हो रही हो? पॉप्स, मम्मा, आई नो कि आप दोनों हो मेरे पास, लेकिन आप दोनों पहले जैसे नहीं रहे और इसी बात का मुझे गम है। पहले जैसे नहीं रहे तो क्या हुआ? हम पहले जैसे एक्टिविटीज तो कर ही सकते हैं ना। और अब मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं, तुम और तुम्हारी मम्मा अब से हर हफ्ते कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे और मैं तुमसे हर 2 दिन में मिलने आया करूंगा। ठीक है ना? ठीक है पॉप्स, लव यू। लव यू टू बेटा। फिर अगले दिन अंगद, शनाया कैसी है अब? ठीक है वो, मैंने उसे समझाया है। ग्रेट, तो फिर चलो, आज हम दोनों एक साथ मंदिर जाएंगे। मैंने तुम्हारे कपड़े प्रेस करके भी रख दिए हैं, तुम्हें बस जाकर चेंज करना है। कल हम दोनों साथ में वक्त नहीं बिता पाए, इसीलिए आज मंदिर जाने के बाद हम दोनों मेले में भी जाएंगे। आज मेरा कुछ और प्लान है। मैं शनाया और प्रीति के साथ बाहर जाने वाला हूँ, क्योंकि शनाया की प्रिंसिपल ने कहा है वो दिमागी तौर पर स्टेबल नहीं है और मेरे जाने के बाद उसे अच्छा लगेगा। इसीलिए काजल, आई एम सॉरी, हम दोनों फिर कभी चलेंगे। पर अंगद, अंगद फिर से काजल को अकेले छोड़कर चला जाता है और काजल को काफी बुरा लगता है। फिर जब वो अपनी फ्रेंड निकिता से मिलती है तभी उसे रोना ही आ जाता है। काजल, संभाल अपने आप को। निकिता, आई नो कि अंगद जिम्मेदारियों में और रिश्तों में बंधा हुआ है, लेकिन क्या वो मेरे लिए थोड़ा समय भी नहीं निकाल सकता क्या? मैं उतनी समझदार हूँ और मुझे पता है कि शनाया को इस वक्त उसके पापा की बहुत जरूरत है। पर अब मैं क्या करूँ? वो मुझे ऐसे छोड़कर चला गया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं काजल? तुम दोनों की शादी ऐसे हालातों में हुई है कि ये सब तो होना ही था। अब तुझे जो है वैसे ही स्वीकारना होगा।
क्योंकि वो अपने परिवार को कभी नहीं छोड़ सकता। अब प्रीति और अंगद दोनों साथ मिलकर शनाया के लिए टाइम निकालते हैं। वही रोमी को भी एक अच्छी सैलरी वाली जॉब मिलती है। समय के साथ साथ वो प्रीति का मेकअप का बिजनेस भी अच्छा खासा चलने लगता है और वो अपना खुद का मेकअप स्टूडियो भी खोलती है। कहा था ना मैंने बेटा, हिम्मत मत हारना। आज आखिरकार तुमने अपने पिता का नाम रोशन कर ही दिया। थैंक यू पापा जी, लेकिन ये सब आपके आशीर्वाद और आपके सपोर्ट के कारण ही हुआ है। मैं तो डिवोर्स के बाद टूटकर बिखर जाती, लेकिन आपने मुझे हौसला दिया और मोटिवेट किया। फिर काजल ऑफिस में काम करते समय 2 मिनट निकालकर अंगद को कॉल करती है। हाय अंगद, तुमने खाना खाया कि नहीं? और कैसा जा रहा है तुम्हारा आज का दिन? अरे काजल, मैं ना बहुत बिजी हूँ आज। बैक टू बैक मीटिंग और प्रेजेंटेशन है। मैं काम खत्म करके तुम्हें फोन करता हूँ, ठीक है ना? बाय। अरे लेकिन यहाँ पर तो मैं भी बिजी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने इसे कॉल किया। जब देखो तब बिजी रहता है और जब भी फ्री हो जाता है तो अपनी फैमिली के पास चला जाता है। ऐसे थोड़ी ना होता है। हर बार मैं ही समझ कर लेती हूँ, लेकिन मुझे भी बहुत दुख होता है। काजल इस बार भी अपने आप को समझाकर अंगद के इस बर्ताव को नजरअंदाज करती है और उसे कुछ नहीं कहती। फिर एक दिन शादी को 2 महीने पूरे होने की खुशी में काजल घर में ही कैंडल लाइट डिनर का सेटअप करती है। अरे वाह काजल, क्या बात है! मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी अच्छी डेकोरेटर भी हो। थैंक यू सो मच अंगद। हैप्पी 2 मंथ एनिवर्सरी। हैप्पी 2 मंथ एनिवर्सरी स्वीट हार्ट। और अंगद, आज मैंने ये सारा खाना खास तुम्हारे लिए घंटों तक सीख कर बनाया है। आई होप तुम्हें ये सब पसंद आए। नो डाउट काजल, मुझे ये खाना जरूर पसंद आएगा। फिर वो दोनों साथ में वक्त बिता ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से अंगद को शनाया का फोन आता है। पॉप्स, आप जल्दी से घर आइए, मम्मा बेहोश हो गई है। प्लीज पॉप्स, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ओह नो बच्चा, तुम घबराओ मत, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। फिर अंगद शनाया के पास चला जाता है और तभी काजल फिर से उदास हो जाती है और लाइट्स ऑफ करके अंधेरे में ही बैठ जाती है। अब यही है मेरी जिंदगी, इस अंधेरे में। बीपी शूट हो गया है इनका, इन्हें अब आराम की जरूरत है और ये सब काफी भागा दौड़ी के कारण ही हुआ है। ठीक है डॉक्टर, हम इनका ख्याल रखेंगे। ये कुछ दवाइयाँ हैं, इन्हें इनसे आराम मिलेगा, लेकिन अगले 24 घंटों तक इन्हें अकेला मत छोड़ना। कोई ना कोई तो इनके पास रहना ही चाहिए। ठीक है डॉक्टर। फिर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। वक्त पर आने के लिए थैंक यू अंगद, लेकिन शनाया बेटा, तुम खुद भी डॉक्टर को बुला सकती थी ना। खामोखा अंगद को परेशान क्यों किया तुमने? नहीं प्रीति, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। और अब तुम मेरी बीवी नहीं रही तो क्या हुआ, अभी भी मेरे बच्चों की माँ हो और मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। पाप्स, आज रात आप यहीं पर रहिए। रोमी भैया तो अपने दोस्तों के साथ बाहर गए हैं और दादाजी भी घर पर नहीं है, इसीलिए आप हमें छोड़कर मत जाइए। लेकिन बेटा, देखो शनाया, अब मैं ठीक हूँ। प्लीज अपने पापा को परेशान मत करो। अब तुम कोई छोटी बच्ची नहीं रही जो बात बात पर जिद पे अड़ जाओ। नो मम्मा, पॉप्स आज यहीं पर रहेंगे, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है बेटा, अगर तुम कह रही हो तो मैं रुक जाता हूँ। फिर उस रात अंगद वहीं पर रुकता है और उसके फोन की बैटरी डेड होने के कारण वो काजल को कॉल भी नहीं कर पाता। वही काजल रात भर उसका इंतजार कर करके रोती रहती है। फिर अगली सुबह जब अंगद काजल के पास जाता है, तभी वो उसके साथ बहुत झगड़ती है।
मेरा यकीन करो काजल, मेरे फोन की बैटरी सच में डेड हो गई थी, इसीलिए मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाया। यू नो वॉट अंगद, मुझे अब तुमसे कोई सफाई नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि तुम्हारे लिए बस अपना परिवार ही इम्पोर्टेंट है। मेरी तुम्हारी लाइफ में कोई जगह नहीं है। अरे आई अंडरस्टैंड कि तुम एक पिता भी हो, हेमंत अंकल के बेटे हो और प्रीति के एक्स हस्बैंड हो। तुम पर काफी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैनेज नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर तो तुम कुछ मैनेज करना ही नहीं चाहते। जब तुम मेरे पास होते हो तभी मेरे होते हो, लेकिन वहां पर जाते ही तुम मुझे पूरी तरह से भूल जाते हो, जैसे कि मैं कोई नहीं हूं तुम्हारी। ऐसा कुछ भी नहीं है काजल। ऐसा ही है अंगद। ये जो भी हुआ है, इस सब में अगर किसी की बर्बादी हुई है तो वो सिर्फ मेरी हुई है। मैंने तुम्हारे साथ के लिए तुमसे शादी की, लेकिन ऐसी शादी का क्या फायदा जिसमें साथ तो क्या, कम से कम सामने वाला अपना थोड़ा वक्त भी ना दे सके। आज तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है अंगद। लेकिन काजल, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे समझने की कोशिश तो करो। काजल उसकी कोई बात नहीं सुनती और गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। और अब वो अंगद से बहुत कम ही बात करती है। इसीलिए 2 दिन बाद अंगद उसके लिए उसके फेवरेट फ्लावर्स लेकर आता है और कान पकड़कर उससे माफी मांगता है। आई एम सॉरी काजल, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम कहो तो मैं उठक बैठक भी कर दूं 100 बार। देखो, तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारे फेवरेट फ्लावर्स भी लाए हैं। अब तो मान जाओ यार। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद तुम्हें वक्त दूंगा और बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन प्लीज काजल, प्लीज मुझसे बात करो। ठीक है अंगद, लेकिन अभी मेरी एक शर्त है। ऐसी शर्त? हनीमून के लिए हम दोनों पेरिस जाएंगे, वो भी नेक्स्ट वीक। ओके मेरी जान, डन। फिर काजल और अंगद हनीमून पर जाते हैं और वहां से आने के कुछ ही दिनों बाद काजल अंगद को अपनी प्रेगनेंसी की खबर सुनाती है। क्या? वाह काजल, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। हाँ अंगद, मैं भी बहुत खुश हूँ। एंड थैंक यू सो मच मुझे माँ बनने की खुशी देने के लिए। एंड थैंक्स टू यू काजल, मुझे फिर से एक पिता बनने की खुशी देने के लिए। लेकिन जब रोमी को पता चलता है, तभी वो घर आए अंगद को खूब सुनाता है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जाइए, जाकर अपनी प्रेग्नेंट बीवी को संभालिए। अरे आपको शर्म नहीं आती क्या? हमारे बच्चे पैदा करने की उम्र में आप खुद अपने बच्चे पैदा कर रहे हैं। छी, अपनी जबान संभालो रोमी, वरना एक थप्पड़ लगाऊंगा तो सारी होशियारी निकल जाएगी। और रोमी, तुम्हें क्या करना है इन सब से? वो अपनी लाइफ नए सिरे से शुरू कर चुके हैं, तो तुम उन सब के बारे में क्यों सोच रहे हो? खुद की लाइफ पर ध्यान दो। इन सब में तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। मुझे यहाँ पर किसी से बात ही नहीं करनी। सभी लोगों ने मेरा जीना हराम करके रखा है। रोमी अब गुस्सा होकर चला जाता है और अंगद अब काजल का बहुत ख्याल रखता है। वो उसके लिए घर पर एक नौकर भी रखता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर से उसका ध्यान काजल से अपने परिवार की तरफ बंटने लगता है। अंगद, कहाँ पर हो तुम? तुम्हें याद तो है ना, आज हमें चेकअप के लिए जाना है। हाँ काजल, मुझे याद है, लेकिन आज ऑफिस में इंटरनेशनल क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो आज तो मैं बहुत पैक हूँ। इसीलिए तुम चली जाओ, मैं ड्राइवर को भेज देता हूँ। अंगद की बातें सुनकर काजल को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बोलती। और बाद में जब वो फिर से अंगद को कॉल करती है, तभी उसका फोन ही नहीं लगता। इसीलिए वो उसके ऑफिस पर फोन लगाती है। लेकिन मैम, सर तो आज छुट्टी पर है, वो अपनी फैमिली के साथ घूमने गए हैं। क्या? हाँ मैम, वो अपनी बेटी के साथ बीच पर गए हैं। क्या? इसका मतलब उनके साथ प्रीति भी होगी। फिर काजल रोते रोते अकेले ही चेकअप के लिए चली जाती है
अब वैसे ही अंगद उससे झूठ बोलता रहता है और उसे टाइम ही नहीं देता। इसीलिए वह दुखी होकर अंत में अपना अबॉर्शन करा लेती है और घर आकर अंगद को सब कुछ बताती है। क्या? ये तुमने क्या कर दिया काजल? आर यू मैड? तुम ये अबॉर्शन कैसे करा सकती हो? हमारा बच्चा। ऐसा क्यों किया काजल? क्योंकि तुम झूठ बोलकर अपने परिवार के पास जाते हो। टाइम होकर भी मुझे टाइम नहीं देते। अरे बस थोड़ी सी फिक्र कर लेते मेरी, थोड़ा टाइम दे देते मुझे। लेकिन नहीं, तुमने ही मुझे ये फैसला लेने के लिए मजबूर किया है अंगद। अरे तुम आज ही मुझे टाइम नहीं दे पा रहे तो कल को हमारे बच्चे को क्या खाक टाइम दे पाओगे? आई एम रियली सॉरी काजल, लेकिन तुम्हें दुख ना हो इसीलिए बार बार घर जाने के बारे में और इस ट्रिप के बारे में छुपाया। लेकिन प्लीज काजल, मुझे गलत मत समझो। प्लीज मुझे समझ कर लो। हमेशा से सबको बस मैं ही समझती आई हूँ अंगद, लेकिन अब और नहीं। हम दोनों एक होकर भी एक नहीं हो पाए। मैं हमेशा तुम्हारी राह देखती रही, लेकिन तुम कभी नहीं आए अंगद, कभी नहीं। इसीलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। हाँ अंगद, मैं वापस विदेश जा रही हूँ। मैंने वापस विदेश जाने का फैसला लिया है और आज मेरी फ्लाइट भी है। मैं फिर से वहां पर शिफ्ट हो रही हूँ। क्या? नहीं काजल, तुम ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ काजल। तुम बहुत सेल्फिश हो गए हो अंगद। तुमने बस अपना और अपने परिवार के बारे में ही सोचा, लेकिन मेरी फीलिंग्स को बस मजाक बनाकर रख दिया। इसलिए अब मैं जा रही हूँ सब कुछ छोड़कर, और दोबारा मुझे कॉल मत करना। बाय। काजल, प्लीज काजल। अंगद काजल को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे छोड़कर चली जाती है और अब अंगद हमेशा हमेशा के लिए अकेला पड़ जाता है। श्रुति की नई नई शादी हुई होती है। उसका ससुराल एक दूसरे शहर में होता है और ससुराल में आने पर जब वो सब्जी बनाती है तभी उसके हाथ की सब्जी उसके घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। हे भगवान, अरे ये कैसी सब्जी बनाई है तूने? आज तक मैंने इतने बेस्वाद सब्जी कभी नहीं खाई। तूने तो पूरे मुंह का स्वाद ही खराब कर दिया। अरे श्रुति भाभी, आपने ये कौन से ग्रह की सब्जी बनाई है? इतना बुरा खाना भगवान किसी के भी नसीब में ना लिखे। क्या भाभी, मुझे लगा कि जब आप घर पे आओगी तब हम सबको बढ़िया बढ़िया सा खाना बनाकर खिलाओगी, लेकिन नहीं, आपने तो सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। अरे नहीं काजल, मैं खाना तो वाकई में अच्छा बनाती हूँ। मेरे मायके में मैं जब खाना बनाती थी तब सभी लोग उंगलियां चाटते रहते थे। हो सकता है कि यहाँ की सब्जी ही खराब हो, क्योंकि मेरे यहाँ पर तो सामने ही गार्डन में हमने सब्जियां उगाई है और उन्हीं को तोड़कर ही मैं सब्जी बनाती थी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ की सब्जी ही खराब है। बाकी मैंने तो खाना एकदम अच्छा बनाया है। अरे ऐसे कैसे खराब है? तू आने के पहले तक तो सब्जियां अच्छी ही थी, फिर अचानक से ये बदलाव कैसे हो सकता है? अरे माँ जी, रातों रात चीजें बदल जाती है। मैं कह रही हूँ ना, कमी ना तो मुझ में है और ना ही खाना बनाने की स्टाइल में है। सारा का सारा दोष सब्जी में ही है। सब्जी ही बाजार से खराब होकर आई है। लेकिन भाभी, अरे काजल, जब श्रुति इतना कह रही है तो हो सकता है ना कि वाकई में सब्जी खराब हो, क्योंकि जब मैं श्रुति के मायके गया था तब उसने मुझे बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाए थे। और आजकल हमारे शहर का मौसम भी काफी खराब हो गया है और ऐसे में सब्जियों की क्वालिटी पर असर पड़ सकता है। देखा ना, ये बेचारा नितिन मेरी बात अच्छे से समझ गया, लेकिन आप दोनों को तो सुनना ही नहीं है। आप दोनों को तो मुझ पर बस राशन पानी को लेकर चढ़ना आता है और कुछ नहीं आता। मीना और काजल उसे कुछ नहीं बोलती और अब वैसे ही श्रुति जो भी खाना बनाती है वो बेस्वाद ही बनता है और काजल और मीना को ये बात नहीं पचती। माँ, अचानक से ऐसे कैसे सब्जी का टेस्ट बदल सकता है? मुझे तो दाल में
मेरा मतलब सब्जी में कुछ काला लग रहा है। हमें बात की तह तक जाना चाहिए। लेकिन कैसे काजल? देखो माँ, आप एक काम करो। आज आप चुपके से एक सब्जी बना लो। श्रुति भाभी दोपहर को बाहर जाने वाली है, तभी आप वो सुबह लाई हुई पालक की सब्जी बना दो। और तब देखना कि आपके हाथ से भी वो सब्जी बेस्वाद बनती है या स्वादिष्ट बनती है। हाँ काजल बेटा, ये बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है तूने। इससे ये साफ हो जाएगा कि असल में खोट सब्जियों में है या फिर मेरी बहू में। लेकिन उन दोनों की ये बात श्रुति सुन लेती है और वो दोपहर को मॉल ना जाकर जब मीना पालक की सब्जी बना देती है तब चुपके से उसमें एक पाउडर छिड़क देती है और उस सब्जी को अच्छे से मिला देती है। मेरी ये सास और ये ननद खुद को बड़ा शेर समझती है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मैं भी सवा शेर हूँ। अगर इन्हें पता चल गया कि मुझे सब्जी बनाने नहीं आती तो ये लोग मुझे कमजोर और नाकारा समझेंगे और मेरी इज्जत भी नहीं करेंगे। लेकिन मैं मेरा एटीट्यूड बनाए रखना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं वो सब करूँगी। अब इस पाउडर की मदद से माँ जी के हाथ की बनी ये पालक की सब्जी एकदम बेस्वाद बन जाएगी। फिर बाद में जब उस सब्जी को सभी लोग खाते हैं तब उस सब्जी को चख कर मीना और काजल दोनों हैरान रह जाती है। अरे माँ, आपने ये कितनी घटिया सब्जी बनाई है। अरे इसमें तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है। देखा ना, मैंने आप दोनों को पहले ही कहा था, लेकिन आपने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी। अब देखो सब्जी का स्वाद कितना बिगड़ा हुआ है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो पालक को अपने हाथों से साफ किया था और पालक की जुड़ी भी काफी अच्छी थी। शायद सब्जी होने के बाद मुझे उसे टेस्ट करना चाहिए था। अगर उसी वक्त मुझे उसका स्वाद पता चल जाता तो मैं आप लोगों को ये सब्जी परोसती ही नहीं। पता नहीं आजकल ये क्या चल रहा है, अचानक से सब्जियां इतनी खराब कैसे आने लगी है। सच में पापा जी, यहाँ की सब्जियां तो बहुत ही खराब है, लेकिन मेरी माँ की सब्जियां, उफ, उनकी तो बात ही अलग है। मेरे मायके के बगीचे में मेरी माँ खुद अपने हाथों से सब्जियां उगाती है। वहाँ की सब्जियों में और यहाँ की सब्जियों में जमीन आसमान का फर्क है। लगता है इस शहर की सब्जियों में काफी ज्यादा मिलावट होती है और ये सब हमारी जान के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। हाँ बहू, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं तो कहता हूँ कि अभी कुछ दिनों के लिए तुम तीनों कोई सब्जी ही मत बनाओ, दाल चावल और रोटी ही बनाओ, उसी से हम अपना पेट भर लेंगे। हाँ पापा जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही कहने वाली थी और हम सबकी सेहत के लिए यही सही रहेगा। ठीक है बहू, जब तक सब्जियां ताजी और स्वाद वाली ना आ जाए तब तक थोड़े दिनों के लिए अलग अलग प्रकार की दालें ही बनाओ। श्रुति बहुत खुश होती है क्योंकि उसे जो चाहिए था वही होता है, उसका काम हो जाता है और अब उसे केवल दाल चावल और रोटियां ही बनानी पड़ती है। वही दूसरी तरफ उसकी ननद काजल ये सब देखकर एकदम चकित हो जाती है। फिर एक रोज ऑफिस में नितिन का दोस्त आलोक टिफिन बॉक्स में मेथी की सब्जी लेकर आता है जो कि काफी स्वादिष्ट होती है। यार आलोक, ये मेथी की सब्जी तो एकदम कमाल की बनाई है भाभी ने। सच में मजा ही आ गया यार। थैंक्स नितिन। मेरी घरवाली तो एकदम मास्टर शेफ है, हर रोज कुछ ना कुछ टेस्टी और मजेदार खाना बनाती है, इसीलिए मैं अपने आप को बड़ा लकी मानता हूँ। आलोक की बात सुनकर नितिन अब सोच में पड़ जाता है और वो घर आकर श्रुति को ये सारी बातें बताता है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा श्रुति, आलोक के घर से आई हुई मेथी की सब्जी कितनी स्वादिष्ट बनी थी, तो फिर हमारे घर की सब्जी स्वादिष्ट क्यों नहीं बन रही? आखिर क्या माजरा है? तुम्हारा ये सर क्या? अरे वो तुम्हारा दोस्त किसी और एरिया में रहता है, वहां पर उसकी बीवी को मिल गई होगी कोई अच्छी सब्जी। अब जरूरी थोड़ी ना है कि हर जगह की सब्जियां खराब ही हो, और अगर किसी जगह की सब्जियां खराब मिलती है तो वहाँ की कुछ कुछ सब्जियां अच्छी भी तो हो सकती है ना। और अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मेरा तो मायका ही सही था, वहाँ की सब्जियां तो लाजवाब थी।
उनके स्वाद का तो कोई तोड़ नहीं, कोई मुकाबला नहीं। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ नितिन, और मैंने तुम्हें ये बात पहले भी कही है और अब दोबारा कह रही हूँ। अगर सब्जी में पहले से ही फॉल्ट रहेगा तो वो सब्जी अच्छी नहीं बनेगी, फिर चाहे आप उसे कितना भी अच्छे से धो लो। और हाँ, आइंदा से मुझे यह सास बनकर सुनाने मत चले आना, वरना मैं तुम्हें अच्छे से जवाब दूंगी। बेवकूफ कही के। अरे नहीं श्रुति, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो बस वो। चुप रहो अब और जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ। अब श्रुति हर बार यूं ही अपनी माँ की सब्जियों की डींगे हाँकती रहती है। ऐसे ही एक दिन जब काजल और मीना मोहल्ले में सब्जी खरीदने जाती है, तभी अरे क्या भैया जी, आप तो आजकल एकदम बुरी सब्जियां बेच रहे हो। आपकी सब्जियों में तो स्वाद बिल्कुल भी नहीं होता। हमें तो बस दाल पे ही गुजारा करना पड़ रहा है। अरे बहन जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? हमारी सब्जियां पूरे मोहल्ले में नंबर 1 है। हर कोई हमारी कितनी तारीफ करता है और केवल आप ही हो जो इतनी बुराई कर रही हो। अरे अगर तुम्हारी सब्जी इतनी ही अच्छी है तो फिर मेरे घर की सब्जी में स्वाद क्यों नहीं आ रहा? अब ये तो आपको ही पता मीना बहन। हमारे घर की सब्जियां तो बड़ी अच्छी बनती है। हाँ मीना बहन, इनकी सब्जियां तो काफी फ्रेश होती है। मैं तो रोज ही इनसे लेती हूँ। तो फिर आपकी ही सब्जी कैसे बिगड़ रही है? और आपको पता है क्या, दूसरे मोहल्ले में खराब क्वालिटी की सब्जियां मिलती है और एकदम बेस्वाद भी होती है, लेकिन ये भैया तो एकदम अच्छी सब्जियां लाते हैं जो दाम और स्वाद दोनों में भी एकदम अच्छी होती है। उनकी बातें सुनकर काजल और मीना एकदम चौंक जाती है और उन्हें अब सारी बातें समझ आती है कि श्रुति ही सब्जी को सही से नहीं बना रही। और ये बात तब पूरी तरह साफ हो जाती है जब काजल को श्रुति के कमरे में मिलावट वाला पाउडर मिलता है, जिसके साथ उसका बिल भी होता है। ये देखो माँ, ये वही मिलावट वाला पाउडर है और ये रहा इसका ये बिल। इस पर तो 3 तारीख लिखी हुई है और आपने तो वो सब्जी 3 तारीख को ही बनाई थी। इसका मतलब भाभी ने आपकी सब्जी में मिलावट की थी ताकि उसका स्वाद बिगड़ जाए और वो आपकी सब्जी को घर वालों की नजरों में खराब साबित कर सके और सारा इल्जाम सब्जी की क्वालिटी पर जाए, ना कि उसके बनाने वाले पर। अच्छा, तो अब समझ आई सारी बात। इस चुड़ैल ने ये सब अच्छा नहीं किया है। अब तो इसकी पोल खोलनी ही होगी। बहुत उड़ती है ना ये अपनी माँ की सब्जियों पर। अब तो रुक जा बेटा, मैं तुझे दिखाती हूँ। फिर एक दिन मीना और काजल श्रुति को घुमाते घुमाते दूसरे शहर लेकर आते हैं, जहाँ पर वो अचानक से उसके मायके जाने का प्लान बनाते हैं। और ये बात सुनते ही श्रुति घबरा जाती है। क्या कहा? मेरे मायके में? लेकिन उसकी क्या जरूरत है? हे भगवान, अगर इन लोगों ने मुझे सब्जी बनाने को कह दिया तब मैं क्या करूंगी? उस बार तो मैंने नितिन को झूठ कह दिया था कि वो सब्जी मैंने बनाई थी, लेकिन असल में तो वो सब्जी माँ ने बनाई थी। लेकिन आज तो ये लोग मेरे सामने ही होंगे। अब मैं क्या करूंगी? बहू, किस सोच में पड़ गई तू? अरे कुछ नहीं माँ जी, शायद आज माँ घर पर नहीं रहेगी। अरे नहीं श्रुति बहू, तू फिक्र मत कर, तेरी माँ घर पर ही है। मैंने समधन जी से बात कर ली है और उन्होंने ही मुझे बताया है कि आज वो घर पर ही है। हाँ भाभी, अब आप चिंता मत करो और चुपचाप चलो, और उसी बहाने हमें आपकी माँ के बगीचे की सब्जियों को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और हाँ भाभी, अभी आपको वो अच्छी क्वालिटी वाली सब्जी को हमें बनाकर खिलाना होगा। उन दोनों की बातें सुनकर श्रुति को अब पसीने छूटने लगते हैं। फिर कुछ ही देर में वो तीनों उसके मायके पहुंचती है। चल बहू, अब जल्दी से अपने बगीचे की सब्जी तोड़कर हमारे लिए गर्मा गर्म रोटी सब्जी बना दे। बहुत भूख लगी है हमें। लेकिन माँ जी, वो मैं। क्या हुआ भाभी? अचानक से आपकी बोलती बंद क्यों पड़ गई? मानो आपको कोई सांप सूंघ गया हो। अरे, इस गधेड़ी से आप खाना बनाने के लिए क्यों कह रहे हो? ये कुछ भी बनाती है और इसे ठीक से कोई सब्जी बनाने भी नहीं आती।
इसीलिए मैं कह रही हूँ, इसे कहकर कोई फायदा नहीं है। क्या? श्रुति की माँ उसकी इज्जत का पंचनामा कर देती है और मीना और काजल को वो सारी सच्चाई बताती है। माँ जी, काजल, मुझे माफ कर दो। कमी तो हमेशा से ही मुझ में ही थी। मैं ही अच्छी सब्जी नहीं बना पाती और मैंने ये सच आप लोगों से इसीलिए छुपाया ताकि आप लोग मुझे कमजोर या बेवकूफ ना समझो और मेरे साथ बुरी तरह से पेश ना आ सको। अगर मैं आप लोगों को सच बता देती तो आप लोगों के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाती। और इसी के चलते मैंने वहां की सब्जियों में खोट निकाला और तो और आपकी सब्जी में भी मैंने मिलावट की ताकि सबको यही लगे कि खोट तो सब्जियों में ही है। अरे बेवकूफ लड़की, अगर तुझे खाना बनाने नहीं आता तो तू हमें पहले ही बता देती ना। इसमें तेरी इज्जत कम होने वाली कौन सी बात है? अरे मैं तुझे सब्जी बनाना सिखा देती। काजल को भी मैंने ही सब सिखाया है, वैसे ही तुझे भी सिखा देती। हाँ भाभी, आप एक बार हमसे बात तो कर लेती। हे भगवान, इतना सब हो गया और मुझे कुछ भी पता नहीं चला। श्रुति, ये तूने बहुत गलत काम किया है बेटा। तुझे कम से कम मुझे तो बता देना चाहिए था। मुझे लगा कि तेरे ससुराल में नौकरानी होगी, इसीलिए कोई टेंशन की बात ही नहीं होगी। लेकिन मैंने इन सब के बारे में सोचा ही नहीं। समधन जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इसे पहले ही सब सिखा देना चाहिए था। नहीं माँ, आप माफी मत मांगिए क्योंकि सारी गलती मेरी ही है। आपने मुझे पहले भी सिखाने की बहुत कोशिश की लेकिन मैंने आपकी कोई बात नहीं मानी। और माँ जी, मुझे माफ कीजिए। अब आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी। अब आपसे मैं सारी सब्जियां बनाना सीखूंगी और सबको स्वादिष्ट और बढ़िया खाना खिलाऊंगी। इस तरह अंत में श्रुति सबके सामने अपनी गलती मान लेती है और धीरे धीरे वो अपनी सास से सारी सब्जियां बनाना सीख जाती है और सबके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर वो सबका दिल जीत जाती है। अलका और उसकी बहू निधि दोनों एक नंबर की भुक्कड़ होती है। वो दिन रात बस खाना ही ठूसती रहती है। ऐसे ही एक दिन, चलो माँ जी, मैं लाली लिपस्टिक लगाकर तैयार हूँ। आज हमें भंडारे में जाना है। वहाँ बहुत सारा स्वादिष्ट खाना मिलता है। हाँ बहू, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। चल जल्दी चल। अरे अलका, निधि बहू, तुम दोनों की सवारी कहाँ चली? तुम दोनों ने तो अभी अभी खाना खाया ना हमारे साथ और वहाँ भंडारे में जाकर खाने की बातें कर रही हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम दोनों के पेट में इतनी जगह आती कहाँ से है। वो क्या है ना, हमें कभी भी भगवान के प्रसाद के लिए मना नहीं करना चाहिए। फिर भंडारे में मिलने वाला प्रसाद तो कितना पवित्र होता है। हाँ हाँ, इसीलिए तो हम जा रहे हैं वहां पर। इतना कहकर दोनों सास बहू फट से भंडारे में चली जाती है और वहां जाकर वो दोनों दबाकर खाना ठूसती है। फिर एक दिन, वाह 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 बहू, आज तो मसाला पूरी, कड़ी और छोले खाकर तो मजा ही आ गया। अरे माँ जी, जरा अपने नाक को खोलिए तो। अरे दिमाग से पैदल, नाक को थोड़ी ना कोई दरवाजा होता है जिसे तू खोलने के लिए बोल रही है। ओफो, मैं वो नहीं कह रही माँ जी। नाक से सुगंध लीजिए। पड़ोस की बासुंदी काकी के घर से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। लगता है वो खाने के लिए कुछ बढ़िया सा बना रही है। अरे हाँ, ये तो सच में बहुत ही बढ़िया खुशबू है। लगता है बासुंदी पुए बना रही है। मुझे तो और भी कई सारी पकवानों की बढ़िया सी महक आ रही है। माँ जी, नेकी और पूछ पूछ, जल्दी चलिए। शुभ काम में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। हम दोनों अभी के अभी बासुंदी काकी के घर पर चलते हैं और सारे खाने पर टूट पड़ते हैं। हाँ बहू। फिर दोनों सास और बहू बासुंदी के घर चली जाती है और वहां पर जाकर वो देखती है कि खाने में ढेर सारे जायकेदार पकवान डाइनिंग टेबल पर सजाए हुए हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है बासुंदी काकी,
ये इतने सारे पकवान आज किस खुशी में? अरे निधि बेटा, आज मेरे लल्ला का प्रमोशन हुआ है, इसीलिए मैंने उसके सारे पसंदीदा पकवान बनाए हैं। अच्छा, तो ये बात है क्या? फिर तो हमें भी पड़ोसी होने के नाते तुम्हारी खुशियों में शामिल होना चाहिए, क्यों निधि बहू? हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन वो ये सब तो मेरे बेटे के लिए है। अरे बासुंदी बहन, घर आए मेहमान को खाली पेट नहीं भेजते। चलिए, हमारी थाली लगाइए। अलका और निधि कुछ सोचती समझती नहीं है और बेशर्मों की तरह वो दोनों वहां पर बैठकर सारा खाना चट कर जाती है। आहा, मजा ही आ गया। अरे आप दोनों ने तो थोड़ा खाना कहकर पूरा खाना खत्म कर दिया। ये क्या बदतमीजी है? अब मैं अपने बेटे को खाने में क्या दूंगी? अरे बाप रे, हमें माफ कीजिए बासुंदी बहन, हमें लगा कि और खाना अंदर है, इसीलिए यहाँ का सारा खाना हम खा गए। तो क्या हुआ अगर हम सारा खाना खा गए? अरे घर आए मेहमान को खाना खिलाकर आपने तो बड़ा पुण्य का काम किया है। अलका और निधि वहां से चली जाती है और बासुंदी उन पर बहुत गुस्सा होती है। और वो दोनों ऐसे ही जब भी बासुंदी के घर से बढ़िया खुशबू आती है तो वो उसके घर में जाकर खाना खाया करती है। फिर एक दिन जब अलका और निधि एक जगह से गुजर रहे होते हैं, तभी माँ जी, ये देखिए, ये शादी तो बहुत ही बड़े घराने की लग रही है। चलो अंदर जाकर खाना खा लेते हैं। हाँ बहू, तू बिल्कुल सही कह रही है। चल अंदर चलते हैं, अंदर खाना तो बहुत ही मस्त रहेगा। फिर अलका और निधि बिन बुलाए मेहमान होकर भी उस शादी में चली जाती है। अरे ओ टकले वेटर, हमारी शक्ल क्या देख रहा है? और सब्जी डाल, मुझे भरवा बैंगन बहुत ही पसंद है। और हाँ, मसाला पापड़ में थोड़ी और सेव डाल, कंजूसी मत कर। और मुझे भी और 4 गुलाब जामुन देना और एक कटोरी भरकर रसमलाई भी दो। हाय बड़े कंजूस मक्खी चूस। ओके मैम। वहां का एक मेहमान ये सब देखता है और उसे अलका और निधि पर शक हो जाता है। अरे ये दोनों तो मुझे बाहर की औरतें लग रही है। जोशी बहन ने तो इन्हें इनवाइट नहीं किया है। मुझे सारे इनवाइटेड गेस्ट के नाम और चेहरे पता है। अभी जोशी बहन को जाकर बताता हूँ। फिर वो जोशी बहन को जाकर सारी बातें बताता है और ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अलका और निधि को जोरदार थप्पड़ लगाती है। हमारी शादी में यूं बिन बुलाए आकर खाना ठूसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसी मिडिल क्लास औरतों को। शादी का हॉल दिखा नहीं कि आ जाती है खाना ठूसने। अरे बहन जी, आप जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। हम तो वो अब ज्यादा सयानी बनने की कोशिश मत करो, वरना फिर से दोनों गाल लाल कर दूंगी। आधा फूड काउंटर खाली कर दिया है तुम दोनों ने। ऐसे बंदरियों की तरह खाना खा गई तुम दोनों। जोशी बहन, मुझे अभी याद आया, ये दोनों तो गली नंबर 4 में रहती है। तो फिर वहां पर जाकर इनके घर वालों को इनकी एक काली करतूत की खबर दे दो। सड़क छाप कही की भुक्कड़ नालायक औरतें, निकलो अब यहाँ से, वरना लात मारकर बाहर निकालूंगी यहाँ से। अलका और निधि की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो जाती है और उन दोनों के पतियों को कंप्लेंट पहुंच जाती है। तभी वो दोनों उन पर बहुत गुस्सा करते हैं। ये सब क्या है अलका और निधि बहू? तुम दोनों इतनी भुक्कड़ कैसे हो सकती हो? अरे दिन रात सुबह शाम तो घर पर कुछ ना कुछ ठूसती ही रहती हो, फिर भी तुम दोनों बाहर गए नहीं कि कोई ना कोई खाने पर टूट पड़ती हो। और ये पहली शिकायत नहीं है आप दोनों की। अरे उस वक्त भी बासुंदी काकी कह रही थी हमें कि कैसे बेवक्त तुम कभी भी उनके घर पहुंच जाती हो और उनके घर का सारा खाना खा जाती हो। हाँ तो खाना चोरी थोड़ी ना करती हूँ, उसके सामने ही खाती हूँ ना, तो उसमें क्या हुआ? और हम सिर्फ वहां पर जाकर खाना ही खाते हैं, कोई गलत काम नहीं करते। बिना बुलाए कहीं भी जाकर
किसी के भी हिस्से का खाना खाना ये एक गलत काम ही है। अरे आप दोनों जरा अपने फिगर को देखिए, दिन भर खाना ठूस ठूस कर कैसे फैलती जा रही हो तुम दोनों। देखो अलका, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं कि अगर तुम दोनों की ये हरकतें बंद नहीं हुई तो हम दोनों दूसरी शादी करके घर में नई बीवियां लाएंगे, समझी तुम? हाँ निधि, मैं भी दूसरी शादी कर लूंगा, फिर पछताते बैठना तुम। अरे जाओ जाओ, किसे धमकी दे रहे हो? दम है तो करके दिखाओ, और नहीं तो क्या, बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते। हाँ। फिर एक दिन अलका और निधि जब मोहल्ले के मंदिर में जाती है, तभी आरती के समय सबकी आंखें बंद होती है। अरे निधि बहू, ये देख, इतनी स्वादिष्ट और अलग अलग प्रकार की मिठाइयां हैं। जब तक सबने अपनी आंखें बंद रखी है, तब तक जल्दी से ये सारी मिठाइयां ले ले और चल यहाँ से। हाँ माँ जी, सही कह रही हो आप, इन मिठाइयों को देखकर मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकती। फिर अलका और निधि फटाफट सारी मिठाइयां वहां से लेकर मंदिर के पीछे बैठकर खाने लगती है। हाय, क्या स्वादिष्ट मिठाइयां है ये। उफ, मजा ही आ गया। सच में ये सारी मिठाइयां तो अमृत है, अमृत। फिर जब पंडित जी आरती के बाद सबको प्रसाद देने के लिए मिठाइयां देखते हैं, तब सारी मिठाई की थालियां खाली रहती है। हे भगवान, ये क्या, सारी मिठाइयां कहाँ चली गई? अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं पर थी। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो यहीं पर थी सारी मिठाइयां। हमारे मोहल्ले में तो कोई बंदर भी नहीं है जो मिठाइयां ले जा सके। सभी लोग परेशान हो जाते हैं, और तभी कुछ लोग ये देखते हैं कि अलका और निधि ने सारी मिठाइयां चुराई है। और उन दोनों को देखकर पंडित जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं। निर्लज्ज औरतों, ये करते हुए तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई क्या? भगवान का प्रसाद हक से मांगा जाता है, चुराया नहीं जाता। माफ कीजिए पंडित जी, हमसे भूल हो गई। अरे और कितनी भूल करोगी तुम दोनों? हर रोज भुक्कड़ की जैसी कहीं ना कहीं जाकर खाना ठूसती रहती हो। पंडित जी, माफ कर दीजिए। फिर पंडित जी और मोहल्ले वाले अलका और निधि के पतियों को उनकी सारी हरकत बता देते हैं। और जब वो दोनों मंदिर में बेइज्जत होकर घर पहुंचती है, तभी वो देखती है कि उनके पतियों के साथ उनकी पत्नियां खड़ी है। ये दोनों औरतें कौन है बहू? कहिए हमारी सौतन तो नहीं? एकदम सही समझी तुम निधि बहू। तुम दोनों को क्या लगा कि हम हवा में ही बातें कर रहे हैं क्या? लेकिन अब बस, बहुत हो गया। अब ये दोनों हमारी कानूनी पत्नियां हैं। क्या? हाँ, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप दोनों तो खा खाकर मोटी भैंस जैसी हो गई हो, और आप दोनों के कारण हम दोनों कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। घर में इतना खाना होने के बाद भी तुम दोनों बाहर भुक्कड़ की तरह खाना खाती रहती हो। अरे ऐसा कौन करता है? ऐसा मत कहिए रविंद्र जी, हम दोनों कहाँ जाएंगे? हमें माफ कीजिए, हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। हाँ ईशान, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम अब नियमित रूप से खाना खाएंगे, भुक्कड़ के जैसे नहीं। प्लीज ईशान, हमें एक आखिरी मौका दे दो। नहीं निधि, अब काफी देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं बदल सकता। ऐसा मत कहो ईशान। निधि और अलका को अपनी गलती पर पछतावा होने लगता है, और वो दोनों सर पकड़कर रोने लगती है। तभी वो दोनों नई पत्नियां वहां से चली जाती हैं। अरे ये दोनों कहाँ जा रही है? अलका, तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए हम दोनों ने मिलकर ये नाटक किया था। हाँ, वो दोनों हमारी दूसरी बीवियां नहीं है। सच? थैंक यू ईशान। धन्यवाद रविंद्र जी। हम दोनों आप दोनों से वादा करती हैं कि आज के बाद आप दोनों को शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। हमारी एक बात गांठ बांध लो तुम दोनों, अगर फिर से तुम दोनों ने भुक्कड़गिरी की
तो आज का ये नाटक सच में बदल जाएगा। ना बाबा ना, कान पकड़ लेते हैं हम दोनों। हाँ ना। फिर उस दिन के बाद से निधि और अलका दोनों लिमिट में खाना खाने लगती हैं और सही तरह से रहकर अपने पतियों को शिकायत का कोई मौका नहीं देती।